ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसका आंसर लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन है, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन लॉ होता क्या है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट रे, ये है इंस्टेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, that is incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane. ठीक है, so incident ray comma reflected ray है ना, comma normal, ठीक है, lie on the same plane, lie on the same plane। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है हाइगन्स प्रिंसिपल से। ठीक है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है क्या है, चलो, तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, एक चीज तुम ध्यान रखना, इसमें जो हमें सेकंड बेसिक जो लगने वाला है ना, कि अगर ये इंसिडेंट रे है, तो जो वेव फ्रंट होगा ना, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट रे एंड वेव फ्रंट आपस में 90 डिग्री पे होता है, इंसिडेंट रे एंड वेव फ्रंट आपस में 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को वेव फ्रंट नहीं समझ में आता है, तो फिलहाल क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो आज थोड़ा सा तुम ये रिमेंबर कर लो कि इंसिडेंट रे एंड वेव फ्रंट आपस में 90 डिग्री पे होता है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ऐसा प्लेन सरफेस ले लेता हूँ। अब ये जो प्लेन सरफेस मैंने लिया, उसमें ये जो रे है वो है इंसिडेंट रे। तो तुम्हें क्या करना है, इस तरह से दो इंसिडेंट रे बना देना है, ये दो इंसिडेंट रे हो गए। ठीक है, अच्छा, और तुम कलर चेंज नहीं कर सकते हो एग्जाम में, तुम्हें एक ही कलर यूज करना है। तो ये क्या होगा, तो अगर ये इंसिडेंट रहे तो इसके जो परपेंडिकुलर मैंने जो ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री पे जो मैंने ड्रॉ किया, इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा सरफेस से, ये एंगल को हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से तुम्हें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, आई। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है आई। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे मैं इसको ऐसे ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगा नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है, सेम फॉर दिस इंसिडेंट रे ऑल्सो, यहाँ भी ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फिर एक ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ से एक ऐसा नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा एक्सटेंड करो और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करोगे, है ना, इसके परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे एक ऐसा प्लेन ड्रॉ किया, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर है, इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। अब तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, मैं उस ट्रायंगल को हाईलाइट करता हूँ। आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब इस ट्रायंगल का आप नेम ले लो। ठीक है, तो सपोज ये हो गया P, है ना, नेमिंग सबका नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, देन हो जाएगा सपोज ये R, इस पॉइंट को S ले लो, इसको T ले लो, U V। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, देखो एक ट्रायंगल है क्यू एस वी, क्यू एस वी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है क्यू यू वी, दूसरा ट्रायंगल है क्यू यू वी। ठीक है,
अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगा, जैसे ये एंगल कितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू क्यू एस एस वी, सॉरी, एंगल एंगल क्यू एस वी, एंगल क्यू एस वी, क्यू एस वी इज इक्वल टू एंगल एंगल क्यू यू वी के बराबर हो जाएगा, क्यू यू वी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, क्यू वी दोनों में कॉमन है, देखो ये साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू वी इज इक्वल टू क्यू वी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं v इंटू टी, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाला जो वेव फ्रंट है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, vt। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, vt। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि qs का वैल्यू vs के इक्वल हो गया। तो जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये प्लेन के साथ आई एंगल बना रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है ये प्लेन के साथ आर एंगल बना रहा है। अब क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, एंड ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो वहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल, सो देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ हो गया। दूसरी बात है, एक चीज तुम गौर कर रहे हो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल ये ऑलरेडी एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है ना। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यस, तो ये हमने रिफ्लेक्शन का लॉ इस प्रिंसिपल से प्रूव कर दिया। ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम का ड्रॉ करना। तो डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ किया, आप इस वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार अगर डायग्राम क्लियर है तो फिर बस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आई और आर को इक्वल लिख देना है, या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही रिपीट कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजिली आपसे हो जाएगा, 3 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है ये बेसिकली मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म से हम क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और इसमें क्या लिखा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, और साथ साथ जो मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है, जिससे मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स या रिलेशन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म में बन सकते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, डिफाइन एंड स्टेट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक्सप्लेन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस अगर आते हैं मैग्नेटिज्म से, तो मैं तुम्हें ना एक पेज में पूरा उसका डिटेलिंग दे देता हूँ, है ना। चाहे वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आए, या इंटेंसिटी आए, या फील्ड आए, या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आए, या रिलेटिव परमिएबिलिटी आए, कुछ भी लिखने को आ जाए, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस आ जाए, तो उसमें क्या लिखोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल, है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल के स्टडी के लिए मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम इसको ना अपने वर्डिंग्स में लिख लेना, क्योंकि अगर तुम एक बार इसको समझ जाओगे ना तो लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, इसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज
को स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर रिक्वायर्ड है? तो फर्स्ट वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाता है H वेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा कि इसमें आप जब आंसर लिखने जाओगे ना तो कुछ चीजें मेंशन कर लेना, जैसे फर्स्ट आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, ये टेक्निकल वर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक मटेरियल आना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल आना चाहिए एंड मैग्नेटाइजेशन आना चाहिए, मैग्नेटाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको कैसे डिफाइन करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करना होगा कि इफ वी कंसीडर एनी मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ वी प्लेस एनी मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड दैट फील्ड, सो फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करेगा, उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, सो इफ वी प्लेस a magnetic material in magnetic field in magnetic field, so magnetic material is magnetized called intensity of magnetic field. Now intensity of magnetic field मैंने लिखा H vector is equals to magnetic field divided by mu naught. What is mu naught? Is permeability of free space of free space। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस intensity of magnetization intensity of magnetic field। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे, I एंड I इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो इसमें डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे? सेम, एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल, तो इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक मटेरियल inside a magnetic field, then the permeability introduced per unit volume inside the magnetic material is called intensity of magnetization। तो ये हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर पर मीटर एंड इसका जो डायमेंशन होगा, एम्पियर पर यूनिट लेंथ इज इट्स डायमेंशन। ओके, देन नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक SU। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम XM से रिप्रेजेंट करेंगे, सो XM इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय H। ठीक है, तो I, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होगा वो सेम आता है, डायमेंशन इज एम्पियर पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो जब दोनों का तुम यूनिट लिखोगे तो एम्पियर पर मीटर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सो एक्सएम इज बेसिकली इज डायमेंशनलेस, एज वेल एज ये क्या हो जाता है? ये जाता है यूनिटलेस, ये डायमेंशनलेस होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें कि अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड, ये। ठीक है, तो म्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? म्यू होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जो है म्यू इज इक्वल्स टू बाय मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या बताता है?
ये बताता है कि अगर हमने किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक मटेरियल को पेनिट्रेट करेगा, ये बताता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है इज म्यू आर। इज म्यू आर, म्यू आर को हम बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाता है, दैट इज म्यू बाई म्यू नॉट, दैट इज बी डिवाइडेड बाई बी नॉट। ठीक है, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसके बाद तुम ऐसा लिख सकते हो, इसमें मैं एक एडिशनल कॉलम ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखो डाई मैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, एंड देन आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे देखो मैंने कहा आयरन, तो आयरन क्या है, मैग्नेट से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो जो मटेरियल मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। बट अगर मैंने कहा सोडियम ले लिया या मैंने लिया टीन, तो टीन जो है वो आयरन से वीकली अट्रैक्ट होगा, तो ये पैरामैग्नेटिज्म में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैंने कहा कॉपर, तो तांबा, तांबा जो है उसको आयरन अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर जो है वो वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेट से, तो वो हो जाएगा डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डाईमैग्नेटिक में हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, एंड इसमें क्या आएगा, वीकली अट्रैक्टेड अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, और ये क्या होगा, स्ट्रांगली स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, अब इसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट तुम लिखना कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो स्मॉल होगा एंड नेगेटिव होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो स्मॉल होगा एंड नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो स्मॉल होगा एंड पॉजिटिव होगा। अगर हम फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसका जो इंटेंसिटी होगा वो काफी हाई होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन काफी हाई होगा। ठीक है, थर्ड, अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, लो होगा एंड नेगेटिव होगा, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, इस केस में बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लो होगा बट पॉजिटिव होगा, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फेरो मैग्नेटिज्म में हमें ये चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर अगर राइज होगा तो एक्सएम कम होगा। दूसरी बात, एबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी एबव क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बिहेवियर क्या जनरेटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो याद रखना कि डायमैग्नेटिक में सारा वैल्यू लो है, सारा वैल्यू स्मॉल है, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो या फिर ससेप्टिबिलिटी हो या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी हो, सारा वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। और फेरोमैग्नेटिक में सारा वैल्यू हाई एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, साथ साथ आपने ये भी देखा कि मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी करने के लिए कौन से पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्लीज आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना।